हेलो फ्यूचर डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री विद पीके सर। आज लेकर आए हैं आपको सबसे बेसिक, जो कि केमिस्ट्री में जो कहते हैं ना कि मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, ऑर्गेनिक नहीं आती, फिजिकल नहीं आती, इनऑर्गेनिक नहीं आती, पर आप लोग अभी तक उसका बेसिक जाने ही नहीं, या हमें नीट आईआईटी में टीचर थोड़े से बेसिक बताते ही नहीं, डायरेक्ट हमें ऊपर वाली जो एनसीईआरटी की लाइनें हो वो बताते रहते हैं। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले ये बेसिक जान लीजिए, इसके बाद तो आपकी ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, सब सिंपली वे हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ, आपका पीके सर। अब चलता हूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के पढ़ाने। आइए जल्दी से। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल। कोई भी इसे कोई छोटा पार्टिकल होता है वो एटम कहलाता है। एटम मतलब उसमें सोडियम हो, क्लोरीन हो, ये सब एटम कहलाते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, जो मैटर मतलब होता है जिसके पास मास हो और उसकी स्पेस में मास और एनर्जी हो, उसको मैटर कहते हैं। ये एटम जो होता है कई मैटर का मिलकर बना होता है। कई एटम को जोड़ दोगे तो मैटर बनेगा, तो उसी की मैटर की बेसिक यूनिट एटम कहलाती है। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 11 और एटॉमिक मास होता है 23। ठीक। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, वो एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। लिखा भी है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे सन के चारों तरफ जो अर्थ होती है वो घूमती रहती है अराउंड सर्किल में, तो ऐसे ही समझ लो कि सन जो है वो न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो अराउंड चक्कर मारती रहती है वो पृथ्वी है, मतलब अर्थ है। अर्थ को मान लो इलेक्ट्रॉन, इसे अर्थ। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों एक दूसरे से बाइंड जुड़े होते हैं और इन्हें न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियो अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो इन्हें बांधे रहता है, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये बहुत तगड़ा फोर्स होता है, कभी भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कभी अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है -1.6 × 10⁻19 और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻19। चार्ज जो होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का दोनों सेम होता है, पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज में निगेटिवली चार्ज होता है, ये प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं रखता। और इलेक्ट्रॉन का मास याद रख लेना 9.1 × 10⁻31 kg, किलोग्राम में है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। अब है आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे कहते हो? मतलब अगर एक सिंगल एलिमेंट लो तो उसे एटम बोलोगे। अगर आप सिंगल एलिमेंट लो उसे एटम बोलोगे। अगर यही दो ले लो, दो एटम ले लो या 2 से ज़्यादा ले लो, कई एटम एक साथ, लेकिन सेम होना चाहिए। एटम अगर सोडियम का है तो सोडियम का चारों होना चाहिए या सभी सोडियम के होना चाहिए, तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल के लिए एक और शर्त होती है कि सोडियम तो हो नहीं सकता बच्चों, ये नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल गैसियस एटम होते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया Cl2, Cl2, और आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक, N2 हो गया, ये सब मॉलिक्यूल, O2 हो गया, ये सब मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं, ये याद रखना, मॉलिक्यूल जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। ठीक है बच्चों। और दो या दो से अधिक एटम से जुड़ने के मॉलिक्यूल बनाता है। अब कंपाउंड क्या होते हैं? 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। कंपाउंड जो होता है 2 या 2 से अधिक एक फिक्स रेशियो में होता है, उसे कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2O, H2O मतलब इसमें आपका एटम 2 डिफरेंट एटम है, ठीक है, और दोनों एक फिक्स रेशियो में है 2:1 की। अगर यहाँ 4 कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 2:1 के रेशियो में हमेशा, ये 2:1 के रेशियो में हमेशा ही रहेंगे। जैसे Na2CO3, जैसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे सोडियम अलग एटम है
कार्बन एक एटम है और ऑक्सीजन एक एटम है, मतलब यहाँ पे 3 एटम है, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन 3 एटम है और तीनों एक फिक्स रेशियो में जुड़े हैं। ये सोडियम जो है 2, कार्बन जो है 1 और ऑक्सीजन जो है 3, 2:1:3 ये रेशियो में जुड़े हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में होते हैं, उन्हें कहते हैं कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ आयन किसे कहते हो। अभी ये सब जो पढ़ा रहा हूँ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि टीचर बस मुंह से बता के चले जाते हैं और बच्चों को बेसिक समझ में नहीं आता है। तो आप अगर ये बेसिक समझ लोगे तो इसके बाद आपको आगे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितनों भी आप टफ से टफ पढ़ो या एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, और क्वेश्चन तो आपके निकल जाएंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आयन किसे कहते हैं। आयन एक समझ रहे हो ना कि एक चार्ज आयन से लगता है ना कोई पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, तो वही है बच्चों। एलिमेंट गेन चार्ज, जो एलिमेंट होता है वो चार्ज को गेन करता है। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर है, जैसे सोडियम हो गया, अगर वो उसके पास अगर चार्ज है, जैसे सोडियम हो गया उसके पास चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर दिया है, त्याग दिया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये निगेटिव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ले लेना, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गए और इलेक्ट्रॉन इसके पास यही चले गए। यही अगर इसके ऊपर चार्ज दिखाया जाता है तो यही आयन कहलाता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, केटायन एनायन। केटायन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको मैटर क्या होता है, जो हम कहे थे ना स्टार्टिंग में यहाँ पे कि एटम क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर के बेसिक यूनिट को हम एटम कहते हैं। तो आखिर में मैटर है क्या है, ये मैटर बार बार बोल रहे हैं कि इसी का बेसिक यूनिट एटम कहलाता है। आखिर मैटर है क्या। मैटर टेक्स प्लेस स्पेस विथ मॉस। हमने बताया ना कि ये स्पेस एक स्पेस रखता है और उस स्पेस में मास होता है, उसके पास मास होता है, वही मैटर कहलाता है। ठीक है बच्चों, और स्टेट ऑफ मैटर 3 प्रकार का होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। याद रखिएगा, मैटर 3 प्रकार का होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो होता है इसके बीच में बच्चों, जैसे कोई चीज़ सॉलिड होती है तो आप देखते हो कि बहुत हार्ड होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, इंटर एटॉमिक स्पेस जो होता है बहुत न के बराबर होता है, मतलब सम होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सॉलिड होता है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, इनके बीच के अगर जो पास रहेंगे तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। मतलब इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो कम होता है और इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, इनकी साइज शेप सब फिक्स होता है, इनकी शेप साइज कांस्टेंट होता है, फिक्स नहीं होता, कांस्टेंट होता है। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड को हम जिस भी पॉट में रखते हैं या जहाँ पे हम लिक्विड को बहा देते हैं वही ये शेप और साइज ग्रहण कर लेता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लिक्विड मोर इंटर मालिकुलर स्पेस देन सॉलिड, इसके बीच में जो इंटर मालिकुलर स्पेस हो वो सॉलिड के अपेक्षा ज़्यादा होता है। जैसे एक पॉट हो गया, इस पॉट में लिक्विड मैंने डाल दिया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब सॉलिड के अपेक्षा ज़्यादा होता है। गैस का बच्चों जानते हो कि ये कुछ आवारा टाइप के होते हैं ना, इनकी शेप्स क्लियर होता है ना, सॉरी बच्चों, और इनका स्पेस नेग्लिजिबल होता है, ये इनका कोई स्पेस नहीं होता है, कहीं भी ये उड़ के रहते हैं, इन्हें बाउंड नहीं कर सकते। अब आइए बच्चों स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर हम पता है कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, केमिस्ट्री विथ पीके सर। अब आपको अगला स्टेप जो है मैटर पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया कि मैटर जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड जो होता है आपका इंटर मालिकुलर स्पेस जो होता है उसके बीच में कम होता है। मैंने बताया था कि सॉलिड जो होता है उनके बीच का जो मालिकुलर स्पेस होता है जैसे ऐसे सॉलिड होता है, इनके बीच का देखो जो इनके बीच का मालिकुलर स्पेस जो होता है 9 के बराबर होता है, कम होता है। और इनका शेप और साइज जो होता है इनका
कांस्टेंट होता है, इसलिए सॉलिड कहलाते हैं। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड और गैस की अपेक्षा। और जबकि लिक्विड अगर जिस पॉट में डालो या कहीं भी आप फैला दो या गिरा दो लिक्विड को, वो उसका स्थान, उसका शेप, उसका साइज एक्सेप्ट कर देता है। उसकी शेप, जैसे मान लो अगर हम कहीं ऐसे नाले में गिरा दें, ऐसे 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 शेप साइज उसका ऐसे उसका ग्रहण कर लेता है। तो एक पॉट में अगर हम डालें लिक्विड को तो देखते हैं कि बच्चों कि लिक्विड का जो है जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो भी कम होगा सॉलिड की अपेक्षा। ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया लिक्विड। अब गैस का देखते हैं। गैस का बच्चों ये है कि गैस का कोई भी शेप और साइज डिफाइन मतलब निश्चित नहीं होता है, डिफिनिट नहीं होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं, मतलब इनके बीच का जो इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है न के बराबर, नेग्लेजिबल मान के चलते हैं। और स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है इनके बीच, सॉलिड की और लिक्विड की अपेक्षा। तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए स्टेट ऑफ मैटर के अगले टॉपिक पे। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमने बता दिया। सॉलिड को हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं मेल्टिंग। कोई चीज़ अगर मान लो बर्फ़ है, अगर बर्फ़ को अगर आप हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो तो मेल्ट कर जाएगा ना बच्चों। तो सॉलिड से क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो क्या कहलाते हैं, मेल्टिंग। और लिक्विड को गैस, लिक्विड को फिर हम लिक्विड को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हो तो वेपराइज होकर गैस में बनता है। तो वही वो प्रोसेस कहलाता है वेपराइजेशन। क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। अगर हम गैस को लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो जो आप देखते हो कि जो भाप होती है उस भाप को अगर हम इकट्ठा कर लें, एकत्रित कर लें, कंडेंस कर लें, मतलब कंडेंस मतलब कलेक्ट कर लें, कंडेंस मतलब कलेक्ट कर लें, अगर कलेक्ट कर लें तो वो लिक्विड में बन जाता है ना बच्चों। तो वही इस प्रोसेस को कहते हैं गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन। आप रटिए मत, बस प्रोसेस समझते रहिए। और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने को फ्रीजिंग। जैसे आप लिक्विड लिए, फ्रीज में रख दिए, क्या हो जाता है, सॉलिड। तो यही प्रोसेस है फ्रीजिंग। तो ये है मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। अब एक प्रोसेस होती है सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कैम्फर, कपूर। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। कपूर को बच्चों आप गर्म करो, सॉलिड होता है, देखिए उस वाइट कलर का। अगर हम गर्म करते हैं तो सीधे गैस, धुआं छोड़ता है ना बच्चों, स्मेल करता है ना, तो वो सीधे गैस में बदलता है। तो क्या इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ये नीट 2024 में आया था। बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को आप कैसे दिखाओगे। मान लो ये सोडियम है, अभी हम आपको इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल पूरा बताएंगे, पूरा 3 से 5 मिनट के अंदर में पूरा पीरियोडिक टेबल आपको हम रटवा देंगे विथ एक एक एलिमेंट सहित। आपको उसकी चिंता न करिए, अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं वही लाऊंगा। सोडियम का जो ये बच्चों नीचे लिखा जाता है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर जो होता है एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक नंबर जो होता है यही इसका अगर ये इस पर कोई चार्ज नहीं है बच्चों तो यही इसका प्रोटॉन का नंबर भी होता है, यही इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होता है। और इसके ऊपर जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक वेट होता है। इसका वेट है, सोडियम का वेट कितना है 23 और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। और इसका सोडियम का प्रोटॉन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 11। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद भी कर सकते हैं इसको कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू न्यूट्रल। अगर जब कोई चार्ज ना हो तब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन निकालना हो, न्यूट्रॉनों की संख्या या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जो एटॉमिक वेट है उसमें से ये एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, बस आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है सोडियम। अब देखो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। इसका इलेक्ट्रॉन कितना था, प्रोटॉन के बराबर था, पहले 11 ही था, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना बच्चों, याद रखना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना। अब माइनस मतलब जो था, अगर यहाँ पे कोई माइनस लगा होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कहाँ से निकला है, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास था 11 तो उसके एक इलेक्ट्रॉन निकल गया थे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 10 हो गई।
प्रोटॉन तो आपको 11 का 11 ही है, लेकिन हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकाला है, न कि प्रोटॉन निकाला है। कुछ लोग गलती करते हैं बच्चों की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को बोल देते हैं 10-10 या 11-11। गलत है बच्चों। अगर यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही चेंज होती है, प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होती है। कितनी बार मैंने बताया कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही चेंज करना, कभी भी प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर की संख्या को चेंज मत करना। सिर्फ ये आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही चेंज करवाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, गलती करते हैं बच्चे। तो इसलिए सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, तो प्रोटॉन तो ऐसे ही रहेगा 11। हम अब क्या बोले कि सिर्फ आयन आने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगी। वो पॉजिटिव होते, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन मैंने बोला ना 23 होता है इसका एटॉमिक, ये जो होता है 23 होता है इसका एटॉमिक वेट, उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, आ गया 12th। ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं सेल और सब सेल के बारे में। ये सब जो बच्चों जो बेसिक बता रहे हैं बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे लोगों को, जिनको नीट में 120 नंबर आ रहा है, उनको भी क्लियर उतना नहीं होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ लगता है, कैसे लगता है। बस रट लिए हैं सभी लोग। तो आप अगर बेसिक सीख लोगे, क्या हो बेसिक अगर आप जान जाओगे तो इसके बाद तो आपको, ये तो एकदम बहुत ज़्यादा बेसिक है। इसके बाद तो हम धीरे धीरे आपका लेवल अप करते जाएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ, केमिस्ट्री विद पीके सर। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और भी दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। चलिए, सेल और सब सेल हम पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। देखिए, ये जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मैंने बोला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं। देखिए ये रेड वाला है, न्यूट्रॉन को डिनोट किए हैं, और प्लस वाले को मैंने प्रोटॉन से डिनोट किया है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। तो ये दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं, इन्हीं को कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? सर्किल में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है, इनके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है। ठीक है बच्चों, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शेप में घूमता रहता है, ऐसे, इसलिए ये राउंड करके ऐसे घूमता है, मतलब चारों तरफ चलता रहता है। ये नहीं कि कभी इसका इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ से, ये जो इसकी दूरी है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की, ये कभी कम हो जाए, नहीं, इक्वल रहती है, इक्वल मेंटेन रहती है इनकी दूरी। क्योंकि इसके पास जो होता है बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स रहता है, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा बांधे रहता है, बाइंड किए रहता है। जबकि यहाँ पे अगर ये बड़े वाले सेल का अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज़्यादा है, इसको कम बाइंड कर पाता है। इसलिए बच्चों एक आता है क्वेश्चन की क्या बोलते हैं उसको, कंट्रैक्शन, लैंथेनाइट या एक्टिनाइट कंट्रैक्शन। क्योंकि एक ब्लॉक जो होता है, 4 ब्लॉक होते हैं। पहले तो बात है, सुन लो बच्चों, अभी बताएंगे आपको, सब बताएंगे। 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF, 4 सबसेल होते हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे बड़ा सबसेल जो होता है F होता है। न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक S होता है, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है। तो F सबसे दूर पे है ना, मैंने बोला कि F जो है सबसे दूर पे है, तो इसमें न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत कम लगेगा। तो इस कारण कम फोर्स लगेगा, इस कारण इसके बीच में पुअर शिल्डिंग होती है। जो इसका शिल्डिंग मतलब बांधना, इसको कम बांध पाता है। कि एक नहीं होता कि इसको आराम से बांधा है, ये S है, ये P है, ये D है, ये F है। देखिए बच्चों यहाँ लिखा भी है SPDF, ये S है, ये P है, ये D है, ये F है। तो यह सबसेल का जो है न्यूक्लियस से दूर, मतलब बहुत नज़दीक है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियर फोर्स बहुत अच्छे से लगता है इनके बीच के। तो इसलिए इनके बीच का जो एटॉमिक साइज है वो मेंटेन रहता है। जो डिस्टेंस है, रेडियस जो है न्यूक्लियस से, अगर आप न्यूक्लियस के सेंटर से अगर आप इनके बीच का रेडियस लोगे तो वो मेंटेन है, सेम मेंटेन रहता है इनका। जबकि इसके बाद अगर आप P लोगे वो भी मेंटेन, D लोगे वो भी मेंटेन, लेकिन F का जो है न्यूक्लियस के सेंटर से इनके बीच का रेडियस जो है वो ये मेंटेन, यह ब्लॉक जो होता है ये मेंटेन नहीं कर पाता है। इसलिए कहते हैं
पुअर शिल्डिंग या पुअर कंट्रैक्शन लगता है इनके बीच में। ये इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग पाता क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनकी ये दूरी मेंटेन नहीं रख पाती है, इसलिए थोड़े से सरक जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए साइज कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना, अगर जहाँ पे कंट्रैक्शन लगता है, कंट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, साइज का कम होना। ठीक है बच्चों, जहाँ पे कंट्रैक्शन होता है वहाँ साइज कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर रीजन ये है कि न्यूक्लियर फोर्स कम लगता है। ये जो मैंने चारों पॉइंट मैंने बताया है कि कंट्रैक्शन के बारे में, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, ये सारे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं बच्चों, कभी न कभी नीट में आ चुके हैं। ये स्टेटमेंट के रूप में आए चाहे जैसे आए, लेकिन ये नीट में आ चुके हैं बच्चों। और ये सब चीज़ें बेसिक है, ये लगता भी है। अब सेल क्या है? सेल साइज और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होती है उनकी साइज और एनर्जी को डिनोट करती है। ये पीरियड भी कहलाती है। अगर आप जैसे सेल 7 होती हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, मैंने दिखाया, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये पीरियड जो होता है 7 होता है, इसी को सेल कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये पीरियड कहो चाहे सेल का नंबर कहो। ये जैसे जैसे ये सेल बढ़ती है वैसे साइज भी बढ़ती है ना बच्चों, क्योंकि 7 ज़्यादा सेल है इसलिए इसकी साइज ज़्यादा होगी। ये 1 पे है छोटे नंबर में, इसलिए इसकी सबसे छोटी साइज होती है। सेल का नंबर बढ़ाओ तो साइज भी बढ़ाओ। ठीक है बच्चों। अब है सबसेल। सबसेल क्या होता है? SPDF। सबसेल 4 होते हैं। एक होता है S सबसेल, एक होता है P सबसेल, एक होता है D सबसेल, एक होता है F सबसेल। इसमें ये जो डब्बे बनाए हैं, ये डब्बे का मतलब आर्बिटल। ये क्या है? ये सबसेल ये सबसेल जो रखता है आर्बिटल, ये कहलाता है, डब्बे को बोलते हैं आर्बिटल। S जो रखता है 1 आर्बिटल रखता है, P जो रहता है 3 आर्बिटल रखते हैं, D जो रहता है 5 आर्बिटल रखते हैं, और F जो होता है 7 आर्बिटल रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आर्बिटल। और इसमें सबसेल के अंदर S 1 आर्बिटल, तो इसमें हर एक आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऊपर की साइड पॉजिटिव, इसको ऊपर की साइड आधा दिखाते हैं तीर से, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, और नीचे की साइड निगेटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के पहले एक इलेक्ट्रॉन पहले फुल फिल कर लेते हैं। पहले ये नहीं कि एक साथ पेयरिंग करो, नहीं, पहले सारे आर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर लेती हैं। यही भरने का तरीका सही भी है। इस तरीके को हुंड्स रूल बोलते हैं। ये हम जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे और अच्छे से बताएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों। और P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, और S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और F में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ठीक है। अब बच्चों अगले स्लाइड में हम आपको पूरा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा पीरियोडिक टेबल 5 मिनट के अंदर में पूरी पीरियोडिक टेबल याद करवा देंगे। फिर इसके बाद हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। फिर ऑर्गेनिक का बेसिक बताएंगे आपको। फिर इसके बाद आपको ऑर्गेनिक के बेसिक आने के बाद आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिएगा।